नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू ने पार्टी में सभी के सामने अपनी सास का अपमान किया तो ससुर ने लिया ऐसा बदला कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। अरे सुन रही हो भाग्यवान, जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दो और तुम्हारी आज़ादी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। रामेश्वर जी ने बहुत ही सायराना अंदाज में अपनी पत्नी मालती जी से कहा। आप ये क्या कह रहे हैं जी? मेरी आज़ादी क्यों ख़त्म होने लगी भला? कौन बनाएगा मुझे गुलाम? मालती जी खिसियानी आवाज़ में बोली। रामेश्वर जी बोले, अरे मालती, तुम्हारे लाडले का फ़ोन आया था। उसने हम दोनों को हमारे पोते की देखभाल के लिए अपने पास बुलाया है। रामेश्वर जी की बात सुनते ही मालती जी खुशी के मारे उछल पड़ी और जल्दी से पैकिंग करने लगी। उन्होंने ना आगे सोचा ना पीछे। दोनों पति पत्नी पौत्र मुंह में अपने पोते की देखभाल के लिए शहर चले आए। लेकिन मालती जी सच्चाई से रूबरू तो तब हुई जब उनकी बहू के सारे काम निकल गए। एक दिन मालती जी बैठी बैठी अपने अतीत में गुम हो गई। आज मालती जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उसके जन्म के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी। मालती जी मेहमानों की आप भगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय रसोई घर से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और मालती जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरने से बचाया था, लेकिन उस दौरान चाय की ट्रे गिरने से उनकी पहनी हुई साड़ी पर चाय गिर गई और दाग चाय के लग गए। ये देखकर उनकी बहू रीना उनके पास आई और बजाय ये पूछने की कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और आपने उसे खराब कर दिया। कि साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानती हैं कितनी महंगी साड़ी थी ये? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तभी मालती जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रुने स्वर में कहने लगी, नहीं नहीं बहू, मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। उसी दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और ये सब हो गया। लेकिन उनकी बहू रीना तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बोली, दरअसल गलती मेरी ही है जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी मैंने। आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं हो। सामने से उनका बेटा राहुल भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ, इतनी महंगी साड़ी पहननी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो पूरी साड़ी खराब हो गई। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर मालती जी से अब रुका ना गया। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गरम गरम चाय गिरने के कारण मालती जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें उतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिलों को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर मालती जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए और ये अपने बेटे बहू के घर आए और उस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। थकावट होने के बावजूद भी मुँह से उफ तक नहीं की। लेकिन बहू को ये सब नज़र नहीं आया। और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 3 महीने पहले जब रीना माँ बनने वाली थी और एक दिन
राहुल सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब रीना उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के लिए काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। रीना की ये बात सुनकर राहुल ने कहा, नहीं यार, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाए और तुम्हें आराम ही आराम मिले। रीना राहुल की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे भी तो बताओ। तब राहुल ने कहा, बस तुम देखती जाओ। मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर राहुल अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह राहुल के जाते ही रीना के मोबाइल की घंटी बज उठी और काफ़ी देर तक रीना अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब राहुल वापस आया तो रीना से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर रीना का मुंह बन गया और कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्च हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे रीना, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इस घर में रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर रीना तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी। मेरा मतलब है, माँ का फ़ोन आया था। वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर बुला ले। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक के सारे काम वह करती रहेंगी। लेकिन राहुल, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वही गांव में ही रहने दो ना। यहाँ तो केवल माँ की ही ज़रूरत है। तभी राहुल बोला, रीना, तुम समझती नहीं हो। अगर माँ को इतने समय के लिए यहाँ बुलाएंगे तो बाबूजी के खाने पीने के लिए समस्या हो जाएगी, और अगर वे यहाँ रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वे इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना। मेरा खर्च भी कम होता रहेगा। फिर राहुल ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वह एफडी मैच्योर होने वाली है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूँगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी रीना बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। तभी राहुल ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसकी बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। राहुल की ये बात सुनकर रीना तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की? जल्दी से जल्दी लगाओ ना फ़ोन अपनी माँ को। हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर राहुल ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। इससे पहले राहुल ने अपने पिता को ऑफिस से ही फ़ोन कर दिया था और अपनी माँ से कहा, माँ, हीरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। 8वां महीना चल रहा है, इसलिए उससे घर का काम नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही है। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आ जाओ। बेटे की बात सुनकर माती जी बोली, ठीक है बेटा,
मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर मालती जी ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब रामेश पर्ची घर लौटे तो मालती जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की ये बात सुनकर रामेश पर्ची बोले, हाँ, मुझे भी तो राहुल ने बताया था, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते। वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी, तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की ये बात सुनकर माती जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। माती जी ने बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाथों कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उनके बेटे और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद मालती जी और रामेश्वर जी अपने बेटे बहू के पास शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो राहुल ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले हैं। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो मालती जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपने मन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। घर पहुंचते ही मालती जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम मालती जी अकेले ही संभालती थी। रामेश्वर जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में लगी ही रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। मालती जी हंसते हुए कहती, अरे एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तब मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तभी कमरे से रीना की आवाज़ आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना दीजिए। उसी समय राहुल ऑफिस के लिए तैयार हो गया और बोला, माँ मेरा नाश्ता कहाँ है। मालती जी फिर से काम करने में जुट गई। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और मालती जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन मालती जी और रामेश्वर जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड प्यार जता रहे थे। वे दोनों तो उसकी बलाएं ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा राहुल उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी आप तो जानते ही हैं कि हमें एक बड़ा सा घर लेना है। ये घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। फिर रामेश्वर जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली बात क्या है। अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या ज़रूरत है। जितने भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। ये बात सुनकर राहुल की तो बाँछें खिल उठी। उसके बाद अभी कुछ ही दिन बीते थे कि रीना को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह तो किसी काम की है ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही किया करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो रीना ने अपने पति राहुल से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर राहुल ने उसे डांटते हुए कहा, रीना तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है।
तुम बाबूजी को घर से भेजने की बात कर रही हो, मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरे होने वाला है। और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वे पैसे हमारे पास नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज़ हो जाए। अगले दिन जब मालती जी रसोई का घर का सारा काम निपटा कर कमरे में पहुंची तो रामेश्वर जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। मालती जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हो। तब रामेश्वर जी ने कहा, मालती, बहुत समय से राहुल बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो इसकी भी बात सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से बहुत अलग रहेंगे। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं। और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि शहर में बड़ा सा मकान खरीद सके, जिससे हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर मालती जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक ही कहे हैं जी। फिर रामेश्वर जी बोले, ठीक है मालती, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इस सब काम में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर मालती जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्ने के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है। अरे मालती, अगले सप्ताह तक तो मैं सब काम करके वापस आ ही जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन रामेश्वर जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटे बहू गांव का मकान बेचते और के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है जब मालती जी रसोई घर से काम करके बाहर आई, तभी मुन्ने उनके रोने की आवाज़ आई। मैं तुरंत दौड़ी गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए उठा कैसे लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर के हाथ साफ कर लिया करो। मालती जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू ये सब बातें उनके बेटे राहुल के सामने कर रही थी, लेकिन राहुल ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मालती जी की बहू रीना इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती ही रहती और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो राहुल और रीना ने एक पार्टी आयोजन किया। पार्टी वाले दिन मालती जी की बहू रीना उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आप आज पार्टी पर पहन सको। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वह सब पुराने डिज़ाइन की है। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभल कर पहनिएगा क्योंकि ये साड़ी मेरी माँ ने दी है और बहुत महंगी है। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग ना पड़े। माता जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। रीना ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप इस साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ये बातें मालती जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अपनी बहू की साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में ही बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटे बहू
सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थी। उधर मालती जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति रामेश्वर जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिसका कार्य के लिए वे गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करती करती मालती जी को थकावट महसूस हो रही थी। उसी दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनकी बेटी बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दी। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तब रीना गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की। मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करवाने का खर्चा 500 रुपये आता है। मैं आपकी तरह फटी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की सब बातें सुनकर मालती जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनकी बेटी बहू घर पर नहीं थी, तब उनके पति का फ़ोन आया और मालती जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही। तब मालती जी कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब लोग ठीक तो हैं? रामेश्वर जी ने पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है, बस अब आप जल्दी से आ जाइए, मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मालती जी ने रुंधे स्वर में कहा। अचानक मालती जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर रामेश्वर जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ हुआ क्या है? तब मालती जी ने रोते हुए अपनी आप बीती उन्हें फ़ोन पर बता दी। ये सब सुनकर रामेश्वर जी को बहुत गुस्सा आया। रामेश्वर जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दी थी। लेकिन आज जब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी पत्नी को उनकी बेटी बहू ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस सोचने लगे कि 3 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है और बेटी बहू ने इस सब का ये सिला दिया। 3-4 दिन बाद रामेश्वर जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्हें वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू रीना कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। रीना को लगा शायद वह साड़ी उसका पति राहुल उसके लिए लेकर आए हैं। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आए हैं, क्योंकि जब वह आए थे तो रीना उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि राहुल उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं। रीना फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वो साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी। रीना सोचने लगी कि साड़ी कम से कम 20,000 रुपये की होगी। वह तो हमेशा ऐसे ही साड़ी खरीदना चाहती थी। उसकी थोड़ी देर बाद ही राहुल भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर रीना ने राहुल को आवाज़ देकर कहा, देखिए ना मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब राहुल ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और बोला, रीना ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर रीना हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब, क्या ये साड़ी तुम नहीं लाए हो? अरे क्यों मजाक कर रहे हो राहुल, यही तो रखी थी ये साड़ी, देखो कितनी सुंदर है, आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय राहुल और रीना की बातें सुनकर रामेश्वर जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। रीना और राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रामेश्वर जी कहने लगे, बहू वह साड़ी राहुल नहीं मैं लेकर आया था। तभी राहुल ने कहा, अरे बाबूजी आप कब आए?
बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो बहू, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनकर हिना के तन बदन में आग लगी। उसे ऐसा लगा जैसे ये साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई। और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तभी रामेश्वर जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, ये साड़ी अब तुम ही रखो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी की पहनी हुई साड़ी नहीं पहनेगी। अब ऐसी ऐसी हजारों साड़ियों की वह मालकिन होगी। रामेश्वर जी की ऐसी बातें सुनकर उनका बेटा राहुल विषमवाचक निगाह से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। तभी रामेश्वर जी बोले, क्यों हैरान है गे बेटा? फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज निकाले और राहुल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। ये उसी के कागज हैं। अपने ससुर की ये सब बातें सुनकर हिना के तो होश ही उड़ गई और ये बात सुनते ही राहुल भड़क उठा। ये क्या है बाबूजी? आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वो पैसे आप मुझे देंगे, फिर ये सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसके एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। बहू, तुम ये कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो मालती हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। और बेटे राहुल, ये तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए, वही बच्चे हमें ये दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। ज़मीन तो मैंने बेच दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। रामेश्वर जी के मुंह से ये सब सुनकर हिना को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मार दिया हो। अपने पिता की बातों पर रीना और राहुल को कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। तभी रामेश्वर जी बोले, चलो मालती, तुम अपना सामान पैक कर लो। अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आज ही बिल्कुल अभी के अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय रामेश्वर जी ने राहुल से वो कागज़ लिए और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़ी लाड प्यार से तुम्हें बड़ा किया था। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं की थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ़ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था ना। अरे एक साड़ी तो गंदी हुई थी ना, तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तो अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं होगा। इतना कहकर रामेश्वर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज राहुल और रीना की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए निशब्द खड़े रह गए। जब से मालती जी और रामेश्वर जी
अपने बेटे बहू के घर से निकले थे, उनके बेटे बहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राहुल को बड़े घर में रहने का लालच इतना बढ़ गया था कि अपने ऑफिस में घूसखोरी करने लगा, लोगों को काम दिलाने के बदले पैसे मांगने लगा, फर्जी दस्तावेज बनाने लगा, जिसमें एक दिन वह पकड़ा गया। उसे ऑफिस से तुरंत ही निकाल दिया गया। जिन लोगों ने उसे पैसे दिए थे वे लोग पैसों के लिए फ़ोन करने लगे, इसलिए उसे अपना वह छोटा सा घर भी बेचना पड़ा और किराए के मकान में रहने लगा। वहाँ भी जब समय पर किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक ने उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। अब राहुल और रीना जब रीना के मायके गए तो रीना की भाभी ने उन्हें देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने सास ससुर से कह दिया कि अगर रीना को यहाँ रहने दिया तो उन्हें भी रीना के साथ बाहर भगा देगी। इसलिए रीना के माँ बाप भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। अंत में थक हार कर राहुल अपने पिता के पास गया। दोनों पति पत्नी अपनी साड़ी के शोरूम में बैठे थे। राहुल को देखकर बोले, अब क्या लेने आए हो बेटा? तब राहुल ने रोते हुए सारी बात बताई। रामेश्वर जी गार्ड से बोले, इसे बाहर निकालो, ये कौन है? हम नहीं जानते। अब राहुल और रीना दर दर की ठोकरें खाते फिरते और अपनी फूटी किस्मत पर रोते रहते, लेकिन रामेश्वर जी और मालती जी ने उसे कभी माफ़ नहीं किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।